Hi everyone, as we have already started discussing भारतीय न्याय संहिता 2023 टुगेदर। देखो इसमें हमारा अभी इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है और जो कि जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो हमने जो लास्ट सेशन है उसमें देखा था कि ये इंट्रो मतलब ये जो बेयर एक्ट है ये एक्चुअली में है क्या, एंड इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था एंड इसके कुछ यूजेस को हम देख रहे थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ट्राई करेंगे कि जितने भी इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे पूरे कवर हो जाए और करेंगे ही। तो देखो इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी रिसर्च ओरिएंटेड नोट्स भी है, तो इसकी हेल्प से हम इसको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, जिसमें हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है। तो देखो अभी इंट्रोडक्शन में हमने ये डिसाइड किया है कि जो इस बुक में इंट्रोडक्टरी पार्ट दिए हुए हैं उसको तो हम कवर करेंगे ही बाद में, बट उसके पहले जो हमारा रिसर्च ओरिएंटेड नोट्स था हम उसे देख रहे थे, है ना। तो एक बार हल्का सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखो पहले हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या करता है, इंट्रोडक्शन बेसिकली बता देता है कि जो आपका इंटायर बेयर एक्ट है वो कहना क्या जाता है। ठीक है, तो फिर हम पार्ट चैप्टर 1 से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने देखा था कि हम बेयर एक्ट को पहले डिकोड कर रहे थे, है ना। तो इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद उसकी बीएनएस की यूज क्या है ना। अगर बीएनएस नया क्रिमिनल लॉ बन के आया है तो उसका यूज क्या है, यूज ही तो इम्पोर्टेंट होता है। कोई चीज़ अगर आपके स्टेट ने स्टैट्यूट का यूज करके लॉ बनाया है तो उसका कुछ यूज होगा तभी ना। तो हमने बीएनएस के यूज देखे थे। तो बीएनएस के यूज में हमने ये देखा था कि जो बीएनएस का यूज है, पहले तो एक ये सब्सटैंटिव क्रिमिनल कोड है ना, जो डिफाइन क्या करता है ऑफेंसेस क्या होंगे, पनिशमेंट क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। तो हमने इसके कुछ यूजेस देखे थे, जैसे कि जो आपका भारतीय न्याय संहिता है वो क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफेंसेस को डिफाइन करता है ना। मतलब आपको फर्दर आप देखोगे कि क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती है ऑफेंस, ये वगैरह। ठीक है, फिर हमने आगे देखा था कि जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऑफेंसेस दिए हुए हैं एंड उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट भी दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंस पे कैसा पनिशमेंट है। ठीक है, तो फर्दर आप देखोगे कि जो जजेस होते हैं, जजेस भी प्योरली रिलाई करते हैं भारतीय न्याय संहिता के प्रोविज़न पे कि वो किस ऑफेंस के लिए, किस अपराध के लिए कितनी सज़ा देनी है, ये भी कौन डिटरमाइन करेगा, भारतीय न्याय संहिता का प्रोविज़न। ठीक है, फिर देखो अब जैसे कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन 4.0 चल रहा है ना यार, तो सब कुछ ग्लोबली चेंज हो रहा है। तो फिर हमने देखा कि हमारा जो ये बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसका ये भी यूज है कि ये अब जितने भी नए क्राइम हैं, नए लेवल के क्राइम है, जैसे साइबर फ्रॉड हो गया, डिजिटल इम्पर्सोनेशन हो गया, है ना, इनको भी क्रिमिनलाइज करता है नए। और जो कि हमारे पुराने आईपीसी 1860 में नहीं था, है ना, इंडियन पेनल कोड में नहीं था। फर्दर देखो ये नेशनल सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हमने देखा है कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसका यूज़ वुमेन को प्रोटेक्ट करने में, चाइल्ड को और ऐसे ग्रुप को जो ख़त्म होने के कगार पे है उनको भी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना इसका यूज़, क्योंकि हमारा जो बीएनएस है वो विक्टिम सेंट्रिक है। ठीक है, और हमने फिर देखा था कि ये सिंप्लीफाई भी करता है, मतलब जो आपका आप जब इंडियन पेनल कोड देखोगे ये सिंप्लीफाई करता है और स्ट्रीमलाइन करता है क्रिमिनल लॉज को। ठीक है, तो मतलब कि जो आपका भारतीय न्याय संहिता है वो क्रिमिनल लॉ को, मतलब जो लॉ एंड प्रोविजंस है रिगार्डिंग क्राइम, उसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा है और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर रहा है। ठीक है, पहले आईपीसी में 511 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स में होते थे, और आप जानते हो कि अब 20 चैप्टर्स में, देखो यहाँ पे है ना, 20 चैप्टर्स में 358 सेक्शंस है इन भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, दैट मीन्स कि ये लॉ को और सिंप्लीफाई कर रहा है और स्ट्रीमलाइन करना चाहता है। तो ये सारी यूजेस हमने देख लिए थे। आज हम जो यूज को देखेंगे कि जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसका यूज इसमें भी है कि वो प्रमोट करता है स्पीडी जस्टिस को। प्रमोट करता है स्पीडी जस्टिस को कैसे? बाय क्लियरिंग, ड्राफ्टिंग
बाय क्लियरर ड्राफ्टिंग एंड रिड्यूस्ड एम्बिग्विटी, है ना, मतलब कि जो आपका भारतीय न्याय संहिता है वो लॉ के आईपीसी में जैसे जो भी एम्बिग्विटी थी, अस्पष्टता थी, उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो लॉ है वो और इजी टू डिफाइन होंगे, उतना ही स्पीडी जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसका जो भारतीय न्याय संहिता है उसका यूज क्या है, वो प्रमोट करता है स्पीडी जस्टिस को। हाउ? बाय प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ वैग प्रोविजंस। वैग मतलब होता है अनक्लियर प्रोविजन, है ना। तो ये प्रिवेंट करता है, जैसे कि अब कोई प्रोविजन दे रखा है बिजनेस में, पर वो क्लियरली जज उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी रोकने में ये हेल्पफुल है, ठीक है। फिर कट डाउन करता है प्रोलॉन्ग लिटिगेशन को, फिर रिड्यूस करता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है इंटरप्रिटेशन के, उसको भी, है ना, इंटरप्रेट करने में। फिर जो भी प्रोसीजर्स है उनको ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाता है विथ रिलेटेड न्यू लॉ लाइक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड ऑल, ठीक है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है वो चाहता है कि जितने भी लीगल प्रोविजंस, मतलब जो उसमें लीगल प्रोविजंस दे रखे हैं क्लियर, जो कि हेल्पफुल है इन डिस्पोजिंग केस को डिस्पोज करने में, ठीक है, फास्टरली। तो ये सारी यूजेस है। अब देखो जो भारतीय न्याय संहिता है ना, न्याय है, ठीक है। न्याय मीन्स की वॉट, जो भारतीय न्याय संहिता है उसका यूज़ ज़्यादातर न्याय देने में है, ठीक है। बट हमारा जो इंडियन पेनल कोड था उसका उसका जो मतलब था वो ज़्यादातर पेनलाइज करने के लिए था, ठीक है। तो मतलब वो भी न्याय देता था, बट वो बाई यूजिंग पेन, मतलब वो पनिश ज़्यादा करने की सोच रखा था। तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है इसको इसलिए रिफॉर्म करते चला गया, ठीक है। तो देखो बीएनएस जो है वो न्याय सहित है ना, तो फिर इसमें देखो दो टाइप के होते हैं जस्टिस, एक होता है रिफॉर्मेटिव, एक होता है रेस्टोरेटिव। रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्या कहता है कि आप अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, है ना। और रेस्टोरेटिव जस्टिस क्या कहता है, अगर अब कोई आप अपराध किए हो, उससे किसी को हार्म हुआ है, तो उसको रिपेयर कौन करेगा। तो इसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता ने प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो भारतीय न्याय संहिता ने सबसे पहली बार कम्युनिटी सर्विस को इसमें, जो बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस है ये एक टाइप का पनिशमेंट है ना, एक टाइप का क्या है, पनिशमेंट है, जो सेक्शन 4 क्लॉज एफ में डिफाइन है, सेक्शन 4 क्लॉज एफ ऑफ बीएनएस में डिफाइन है ना, भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। तो सबसे पहली बार इसमें ये कॉन्सेप्ट को लाया इन्होंने, तो इससे क्या होगा, ताकि ऑफेंडर्स को रिफॉर्म कर सके, ठीक है, और रिड्यूस कर सके बर्डन ऑन प्रिजन, ठीक है, और हेल्पिंग ऑफेंडर्स रीइंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, ठीक है। रिफॉर्म करने का मतलब यही है ना, देखो अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। तो जब आप ऑफेंडर्स को हेल्प करोगे तभी वो वापस रीइंटीग्रेट हो पाएंगे सोसाइटी में, ठीक है। अब देखो जो भारतीय न्याय संहिता है वो पुराने जितने भी कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, मतलब ऐसे प्रोविजंस जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनको बस दूर करता है, रिमूव करता है, ठीक है, रिमूव करता है। तो इसलिए भी भारतीय न्याय संहिता हेल्पफुल है, ठीक है। और देखो अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसका मोर फोकस क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बना के रखे, इंडियन सोशल वैल्यूज को लेकर चले और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को लेकर चले, ठीक है। तो इसलिए जो भारतीय न्याय संहिता है वो डीकोलोनाइज करता है इंडिया के क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क को, ठीक है। पहले जो कॉलोनियल जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कॉलोनियल रूल लगाया था ना यार, तो इसको अब भारतीय न्याय संहिता भारतीयों द्वारा, लाइक भारत के कैबिनेट ने बनाया ये, तो ये डिकोलोनाइज कर रहा है ब्रिटिशर्स का जो भी पहले का प्रोविज़न था उनको, ठीक है। ऐसे प्रोविजंस जो हमारे काम में नहीं है अब नाउ। अब देखो जो भारतीय न्याय संहिता है उसका ये भी यूज है कि ये एक फाउंडेशन है फॉर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो बीएनएस है उसका को जो सब्सटेंटिव लॉ है वो किस पे डिपेंड है, बीएनएस इज द को सब्सटेंटिव लॉ ऑन विच, जिसपे कि पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर करती है, कोर्ट रूम में चार्जेस फ्रेम होते हैं ना, बीएनएस का ये सब भी तो रोल है यार, बीएनएस का ये सब भी तो यूज है। और जजेस जो है वो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी को, लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं केसेस, है ना, सिटीजन्स अंडरस्टैंड करते हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे बीएनएस के यूजेस को देख लिया है ना।
अब कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि बीएनएस का क्या क्या यूज है। 6 यूज तो आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। तो अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, ठीक। तो BNS का सबसे सेंट्रल ओरिएंटेशन क्या है, वो है कि क्राइम, है ना। कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जो क्राइम में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो BNS इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग क्राइम, पनिशमेंट रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो जब तक आप कोई क्राइम नहीं करोगे तब तक BNS आप पे क्यों लागू होगा, है ना। BNS तो उन पे लागू होता है ना जो कोई क्राइम करता है। तो इसलिए पहले क्राइम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्राइम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो हम डेफिनेशन ऑफ क्राइम देखें तो इन लीगल टर्मिनोलॉजी अ क्राइम रिफर्स टू अ रॉन्गफुल एक्ट, ओमिशन दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। देखो अगर लीगल, ऑब्वियसली क्राइम जो है वो लीगल टर्म है, तो लीगल टर्मिनोलॉजी में क्राइम का क्या मतलब है, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन। ओमिशन का क्या मतलब होता है, ओमिशन मतलब होता है फेल टू डू एन एक्ट, है ना। इफ समबडी फेल टू डू एन एक्ट एज पर द भारतीय न्याय संहिता, उसको भी हम क्या कहते हैं कि वो भी एक तरीके का एक्ट है, ठीक है। एंड फॉर विच द स्टेट प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट। तो क्राइम की डेफिनेशन क्या है, क्राइम कोई रॉन्गफुल एक्ट है या ओमिशन है जो लॉ प्रोहिबिट करता है, जिसको लॉ रोकता है और जिसके लिए जो स्टेट है उसने पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की हो, ठीक है। तो उसको ही हम क्राइम कहेंगे। तो क्राइम हम किसे कहेंगे, क्राइम कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या फिर ऐसा उसका ओमिशन या फिर फेलियर टू डू एन एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। तो एंड फर्दर स्टेट उसके लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, तो ऐसे एक्ट को हम क्या कहेंगे, क्राइम कहेंगे। नाउ crime is not merely a moral science or social wrong, it becomes a crime only when the sovereign authority मतलब state declares a particular conduct to be punishable, ठीक है। कोई भी क्राइम, कोई भी एक्ट जब तक सॉवरेन अथॉरिटी मतलब स्टेट डिक्लेयर ना कर दे कि अरे तुम ये तुम चीटिंग कर रहे हो, ये तो क्राइम है, ये तो एक ऑफेंस है ना। जब तक स्टेट डिक्लेयर नहीं कर दे, अगर स्टेट कहे कि चीटिंग सही है करते जाओ तो मतलब ये लॉफुल है तो आप करते जाओगे, ठीक है। बट अगर स्टेट है वो बोल रही कि चीटिंग इलीगल है, इसके लिए आप ये क्राइम माना जाएगा, तो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू और डिसाइड कि कौन सा एक्ट क्राइम होगा या नहीं होगा, है ना। स्टेट स्टैट्यूटरी लॉ बनाता है ना, तो भारतीय न्याय संहिता भी वैसा ही है। अब देखो जब हम क्राइम को एज ए पब्लिक रॉन्ग देखते हैं तो अ क्राइम इज एसेंशली अ रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी एट लॉज, ठीक है। तो क्राइम, अगर हम क्राइम को एज ए पब्लिक रॉन्ग देखें तो क्राइम क्या हो सकता है, एक क्राइम एसेंशली रॉन्ग होगा जो कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज इवन इफ एन इंडिविजुअल इज डायरेक्टली अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल मर्डर जो है, अब देखो एक क्राइम क्या है, क्राइम को एक पब्लिक रॉन्ग कहा गया है, ठीक है, जो कि कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज पे होता है अगर वो एक किसी इंडिविजुअल, इवन इफ एन इंडिविजुअल इज डायरेक्टली अफेक्टेड, ठीक है। दैट मीन्स कि क्राइम जो होता है वो पब्लिक रॉन्ग ही होता है, चाहे आप किसी सोसाइटी को हार्म करो या फिर किसी इंडिविजुअल को। अगर फॉर एग्जांपल देखो तो मर्डर जो होता है एक तरीके का हार्म है जो किसी इंडिविजुअल पे होता है, बट इसको कंसिडर किया गया है कि ये एक पब्लिक ऑर्डर एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है ना, ये एक इंजरी है। देयरफॉर द प्रोसिक्यूशन इज कंडक्टेड इन द नेम ऑफ द स्टेट नॉट द विक्टिम, ठीक है। इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है वो किसके नेम में कंडक्ट होता है, स्टेट के नेम में, ठीक है। अब देखो जैसे आप जब केस में जाओगे तो कोई मर्डर होता है तो समथिंग स्टेट वर्सेस वो जो जिसने क्राइम किया होता है उसका नाम होता है, ठीक है। स्टेट वर्सेस राहुल, स्टेट वर्सेस शुभम, ऐसे करके होता है, ठीक है। क्यों होता है आप इससे समझ लो, क्योंकि क्राइम जो होता है एक पब्लिक रॉन्ग होता है ना। और पब्लिक रॉन्ग में क्या होता है, एक क्राइम जो है वो इसेंशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक क्राइम जो है वो इसेंशली एक रॉन्ग है जो कमिटेड होता है अगेंस्ट सोसाइटी एट लॉज। इवन अगर कोई मतलब एक क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग है अगर वो किसी सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट हो रहा है ना,
फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया, हार्म भी कर दिया, डैट मीन्स कि आपको कंसिडर्ड किया जाएगा कि आपने इंजरी कर दी है पब्लिक ऑर्डर एंड सोसाइटल सिक्योरिटी को। इसलिए जो प्रोजिक्यूशन होता है वो कंडक्टेड होता है इन द नेम ऑफ द स्टेट, नॉट द विक्टिम। ठीक है, फर्दर लीगल डिफिनेशन देखो। वाइल इसका लीगल क्राइम का लीगल डिफिनेशन हम देख रहे हैं अब देखो क्राइम का कोई सिंगल यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है ना। कोई आपसे पूछे कि क्राइम की डिफिनेशन क्या है, तो क्राइम का कोई यूनिवर्सल सिंगल डिफिनेशन नहीं है। क्यों? क्या पता मर्डर करना आपके देश में क्राइम हो बट दूसरे के देश में एक तरीके का उत्सव हो कि अरे वाह तुमने तो मार दिया। ठीक है, तो इसलिए कोई क्राइम का एक यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं हो सकता, बट हम स्टैट्यूटरी अप्रोच को यूज करके हम क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करते हैं, है ना। स्टैट्यूटरी अप्रोच मतलब स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है? ऐसे लॉ जो स्टेट बनाती हो। तो स्टैट्यूटरी अप्रोच को यूज करके हम क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एज पर दैट अ क्राइम इज एनी एक्ट आर ओमिशन दैट, अब देखो क्राइम क्या है? कोई एक्ट है ना, एक्ट है या ओमिशन है। ओमिशन का क्या मतलब होता है? ओमिशन मतलब होता है फेल्योर टू डू एन एक्ट, फेल्योर टू डू एन एक्ट, किसी एक्ट को करने में फेल हो जाना। ठीक है, जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, है ना, लॉ द्वारा वर्जित हो और पनिशेबल हो अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 आर एनी पेनल स्टैट्यूट। ठीक है, तो क्राइम का आपने क्या देखा? क्राइम का कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है। सेकेंडली आपने देखा अगर हम स्टैट्यूटरी अप्रोच लगाए तो क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके भारतीय न्याय संहिता में क्राइम की डिफिनेशन दी गई है कि एक क्राइम जो है वो एक्ट है या ओमिशन है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है ना, लॉ द्वारा वर्जित है और पनिशेबल है अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, और फर्दर आप जब आगे देखोगे तो जो क्राइम होता है वो कमिटेड होता है विद अ गिल्टी माइंड, है ना। गिल्टी माइंड मतलब दोषी, जैसे कि आपके दिमाग में ही भरा हुआ है कि नहीं मैं इसको मारूंगा, कोई इसके पीछे जो भी वजह रही हो। ठीक है, तो गिल्टी माइंड को ही कहते हैं मेंस रिया, है ना। मेंस रिया एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द क्रिमिनल एलिमेंट, है ना, कोई क्राइम करने का एलिमेंट है। मेंस रिया सबसे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है क्राइम करने का। ठीक है, causes harm to the person, property or society or threatens public order, morality or the justice system। ठीक है, तो आपने जाना कि जो क्राइम होता है कोई उसका यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं होता है, बट हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है उसने क्या डिफाइन कर रखा है कि जो क्राइम है वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है और पनिशेबल होता है भारतीय न्याय संहिता द्वारा, और अगर कोई गिल्टी माइंड से कमिट किया दे तो भी वो क्राइम है, और कोई हार्म कॉज करता है किसी पर्सन को, प्रॉपर्टी को, सोसाइटी को, और थ्रेटन्स करता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और जस्टिस सिस्टम को, तो उसे भी कहते हैं क्राइम। ठीक है, अब देखो ज्यूरिस्टिक डिफिनेशन देखो क्राइम की, तो क्राइम का जो ज्यूरिस्टिक डिफिनेशन देखो तो स्टेफन ने क्राइम को डिफाइन करते हुए क्या कहा है? ए क्राइम इज एन एक्ट दैट इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। क्राइम को डिफाइन करते हुए स्टेफन ने क्या कहा कि जो जो क्राइम है वो एक तरीके का एक्ट है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ हो, है ना, और मोरल सेंटिमेंट्स को वो रिवोल्ट करे। ठीक है, रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना, ऐसा। नाउ ब्लैक स्टोन डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो तो क्राइम जो है वो एक कमिटेड एक्ट है आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, आइदर फॉरबिडिंग हो सकता है या फिर कमांड कर सकता है उसको। ठीक है, तो ब्लैक स्टोन ने ये डिफाइन किया। ठीक है, तो बट आप ये ध्यान रखना कि क्राइम का कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है। तो आप एग्ज़ाम में एज पर दिस डिफिनेशन स्टार्ट कर सकते हो, देन आपके जो स्टैट्यूटरी रूल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ दिस डिफिनेशंस एम्फासाइज टू एसेंशियल्स लीगल प्रोहिबिशंस एंड पनिशमेंट बाय द स्टेट। तो हमने क्या देखा कि ये सारे जो डेफिनेशन है ना, क्राइम की जो डेफिनेशन है उससे हमने क्या देखा कि दो एसेंशियल ये बताता है कि कोई भी एक्ट क्राइम होगा उसके लिए लीगल प्रोहिबिशन होना ज़रूरी है, और दूसरा पनिशमेंट बाय स्टेट होना ज़रूरी है। कोई अगर क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सोसाइटी में ये जाएगा कि अरे इसने ये क्राइम कर दिया तो इसको जेल हुई, समथिंग दैट हुआ,
तो इससे फर्दर वो क्राइम रुकता है। दैट्स वाई जो पनिशमेंट है उसका कॉन्सेप्ट दे रखा है भारतीय न्याय संहिता एंड आपके हर जगह, ठीक है। तो चलो आगे हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, है ना, एंड उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है क्राइम के, तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे लर्न।